राजनाथ जी, न्यूज 18 को ये इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के चुनाव का माहौल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपका ये पहला इंटरव्यू है हमारे साथ। सवाल बहुत सारे हैं। शुरुआत करते हैं, चुनावी माहौल है तो बिहार से। आपने बिहार में बहुत रैलियां एड्रेस की हैं, आप काफी सक्रिय हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप क्या माहौल देख रहे हैं। कल पहले राउंड का मतदान हो चुका है। रिकॉर्ड टर्नआउट रहा है, करीब 65% का टर्नआउट रहा है। तो क्या देख रहे हैं आप, कितनी सीटें देते हैं आप अपने एनडीए को? वैसे हम लोगों की जो सार्वजनिक सभाएं हो रही हैं, उसमें जो पब्लिक का रिस्पांस जिस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, उसे देखते हुए मेरा स्पष्ट मत है कि सरकार तो बनेगी, लेकिन 2/3 की मेजॉरिटी भी एनडीए को हासिल हो सकती है। 160 से ज्यादा सीट। 160 से ज्यादा सीटें। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। आपका मुख्यमंत्री चेहरा स्पष्टता से बताइए, कौन है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, 5 साल रहेंगे? देखिए, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है जी, स्वाभाविक है कि वो होंगे। डिप्टी सीएम एक भारतीय जनता पार्टी का, एक चिराग पासवान की पार्टी का, ऐसा मत बनेगा? अब जो कुछ भी होगा भविष्य में, वो सभी लोग मिलजुल कर उसको बैठकर तय करेंगे कि क्या करना क्या नहीं करना। राहुल गांधी इस चुनाव में लगातार कैनवसिंग कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। एक समय में जैसे जैसे चुनाव पास आता गया, अटैक थोड़े पर्सनल होते जा रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी जी वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बोलेंगे तो स्टेज में वोटों के लिए नाच भी देंगे। थोड़ा छठ के समय में भी उन्होंने ऐसा बोला कि उन्होंने यमुना में डुबकी नहीं लगाई, एक सैनिटाइज पॉन्ड में जो है जाके उसके सामने छठ मैया की पूजा कर रहे थे। कैसे देखते हैं इस तरह के रिमार्क्स को आप? मैं समझता हूं कि इस प्रकार के रिमार्क्स का कोई औचित्य नहीं है, और नौटंकी का प्रश्न यहां तक है। मैं समझता हूं देश अच्छी तरह इस बात को समझता है कि मोदी जी के साथ इस प्रकार के आरोप किसी भी सूरत में चस्पा नहीं होते। वो बहुत ही सीधी और सपाट बात जनता के सामने रखते हैं। जनता को गुमराह करके उन्होंने कभी भी जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश नहीं की है। जो तथ्य हैं, उन तथ्यों को ही प्रस्तुत करके जनता का समर्थन वह हासिल करते हैं। इस बार जब कल लोग मतदान डालने जा रहे थे, सुबह सुबह महिलाओं की बहुत बड़ी कतार दिखाई दे रही थी। बहुत ज्यादा महिलाएं सामने आकर उन्होंने वोट डाला है। इसको आप कैसे देखते हैं? किसके लिए समर्थन है ये? क्या ये जीविका दीदी जो है, ये आपकी एक गेम चेंजर स्कीम रही है? जीविका दीदी भी है, लेकिन उसके अतिरिक्त महिलाएं ये महसूस करती हैं कि नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री रहते हुए कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर रही है। अराजक की स्थिति नहीं रही है जैसी कि आरजेडी के शासनकाल में हुआ करती थी। एक उसका भी स्पष्ट संदेश पूरे बिहार में है। और आप जानते हैं कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से यह चाहती हैं कि किसी की भी सरकार हो, लेकिन कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर होनी चाहिए, और ताकि वह कभी भी किसी समय भी रात को भी कहीं आना जाना पड़े तो उन्हें किसी प्रकार का कोई भय न हो। और महिलाओं ने यह महसूस किया है बिहार में कि जब वहां पर आरजेडी की सरकार थी, लालू जी जब वहां के मुख्यमंत्री थे, तो 5 बजे के बाद बाहर निकलने में 10 बार लोगों को सोचना पड़ता था। अब महिलाएं तो कम से कम बाहर निकल ही नहीं सकती थी। इसमें शराबबंदी का भी कोई बड़ा योगदान रहा है? जैसे कि ऑपोजिशन में तेजस्वी जी ने और प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनके अगर वो लोग जीत कर आए तो शराबबंदी के बैन को उठा देंगे, लिफ्ट कर देंगे। हाँ। तो क्या इसमें इसका भी कोई फायदा मिला है इनको? मैं कितना फायदा मिला है, कितना नहीं मिला है, इसका सही आकलन करना तो बहुत कठिन है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि इसका भी लाभ निश्चित रूप से मिला है। राजनाथ जी, इस चुनाव में और महिलाओं ने तो इसे बहुत ही अच्छा महसूस किया है जी, क्योंकि अपनी प्रत्यक्ष आंखों के सामने जब देखती थी कि उनके परिवार के सदस्य भी लीकर का सेवन कर रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं, तो ये उन्हें अच्छा नहीं लगता था। एक बड़ा रेवेन्यू लॉस का एंगल भी इसमें है। करीब 20,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस बताते हैं कि सिर्फ इसकी वजह से हुआ है। तो देखिए, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए रेवेन्यू प्रॉफिट और रेवेन्यू लॉस के संबंध में विचार नहीं करना चाहिए, और उसको हम लोग कभी विचार भी नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं, केवल सत्ता हासिल करने के लिए हम राजनीति नहीं करते हैं। इस बार राजनाथ जी एक और फैक्टर देखा गया है जिसकी काफी चर्चा है, वो है प्रशांत किशोर फैक्टर। लोग कह रहे हैं इस बार ये ट्रायंगुलर फाइट है। एक इन्होंने, प्रशांत किशोर जी ने अपनी नई पार्टी जनसुराज बनाई, पिछले 3 साल से बिहार में वो गांव-गांव जा रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। तो क्या आप पीके फैक्टर कितना बड़ा है, कितना वोट शेयर उनको मिल पाएगा, किसका वोट अधिक काटेंगे, आपका या महागठबंधन का? देखिए, मैं मानता हूं कि वो फैक्टर इनसिग्निफिकेंट है।
अच्छा, इनसिग्निफिकेंट फैक्टर है, उस पर तो विचार करना ही नहीं चाहिए। देखिए, लंबे समय तक अपने मतों का प्रयोग करते करते अब इस देश की जनता राजनीतिक दृष्टि से काफी जागरूक हो चुकी है। अब इस बात को अच्छी तरह समझती है कि कौन वोट काटने के लिए खड़ा है और कौन सरकार बनाने के लिए खड़ा है। इस आधार पर अपने मतों का फैसला करती है। तो आप मानते हैं कि वो सिर्फ महज वोट काटने के लिए खड़े हैं, ऐसा जनता समझती है? हाँ, जनता समझती है। माने वो जानती है कि इनको शायद ही एक भी सीट नहीं प्राप्त होगी। लोग ये मानकर चल रहे हैं बिहार में, जो हमारी बातचीत हुई है। जी। मैं अपने आकलन के आधार पर बतला रहा हूं। जहां आपने एक तरफ जीविका दीदी की बात करी, उसको एक गेम चेंजर स्कीम की तरह आप लेकर आए, तेजस्वी जी ने हर घर में एक गवर्नमेंट जॉब देने की बात की। आप लोगों ने, आप तमाम नेताओं ने खिल्ली भी उड़ाई, कहा कि ये कैसे स्वाभाविक है, ये कैसे होगा, 2 करोड़ फैमिली में 2 करोड़ जॉब कैसे देंगे, इतना पैसा कहां से आएगा। उसके बाद आपकी पार्टी ने खुद 1 करोड़ जॉब देने की बात कर डाली, ये कैसे? देखिए, ऐसा है ना कि लगभग हर परिवार में जो उन्होंने वो रोजगार देने की बात ये कही है, मैंने नौकरी देने की यह बात कही है, वो मुझे लगता है किसी भी सूरत में संभव नहीं है। और सरकारी नौकरी देने की बात कही है जी। हम लोगों ने जॉब देने की बात की है जी। जहां सरकारी नौकरी आवश्यक होगी, सरकारी नौकरी भी देंगे, लेकिन उनके हाथों के लिए कोई न कोई काम मिले जी, ताकि वह अपनी जीविका ठीक तरीके से चला सके, यह हम सुनिश्चित करेंगे। रेवड़ी कल्चर का सवाल, प्रधानमंत्री ने खुद इसका क्रिटिसिज्म किया है, मगर अगर आज आप देखें तो हर स्टेट में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटका हो, अब और आज बिहार में जिस तरह के वादे किए जा रहे हैं, ये कैसे संभव है कि इसको कैसे फंड किया जाएगा, रेवेन्यू कहां से आएगी? आप लोग भी बिजली मुफ्त प्रॉमिस कर रहे हैं, आपने कहा है 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को आपने ऑलरेडी 10,000 रुपए दे दिया है, कहा है आगे और पैसा देंगे, 2 लाख तक जाने की बात है। तो ये सब पैसा कहां से आएगा? देखिए, जो भी हम लोग घोषणाएं करते हैं बहुत सोच समझकर और एक वेल कैलकुलेटेड फिगर ये होती है जी। कि राज्य के विकास के लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है। इस बात को ध्यान में रखकर ही हम लोग करते हैं। और जो कुछ भी हम घोषणाएं हम लोगों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में की हैं कि हम इतना मुफ्त बिजली देंगे, लोगों को इतनी यूनिट पर फैमिली मुफ्त बिजली देंगे जी। तो मैं समझता हूं कि उनके आर्थिक हालात को सुधारने के लिए, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, उनकी जिसे कहा जाए कि एक अर्निंग की माने कमाई की क्षमता को बढ़ाने के लिए जितना आवश्यक है वही उसी की हम लोग घोषणा करते हैं, बहुत नाप तौल कर। वोटर अधिकार यात्रा राहुल जी ने और तेजस्वी जी ने निकाली थी। उनका मानना यह है कि जो 65 लाख लोग जो डी रजिस्टर हुए हैं इस SIR में बिहार में, उसमें आप लोगों को बहुत फायदा है, क्योंकि आप लोगों ने इसमें घुसपैठियों को बाहर किया है जो कि उनके वोटर थे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? अरे मैं कहता हूं कम से कम बतलाएं तो जी, किनका नाम मतदाता के रूप में रजिस्टर होना चाहिए था, नहीं हुआ। एक भी केस वो सामने नहीं ला पाए। बार बार इलेक्शन कमीशन भी अपनी तरफ से कह रहा है कि यदि आपको जो शिकायत हो वह शिकायत हमारे पास लाइए, हम उसकी जांच करने को तैयार हैं, लेकिन वह भी नहीं दे रहे हैं उनको। केवल देश की जनता को गुमराह करने के लिए कभी खड़े हो जाते हैं बहुत बड़े ब्लैक बोर्ड के सामने और जो है प्रेजेंटेशन देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। भाई तथ्य लेकर जाइए ना इलेक्शन कमीशन के सामने, इलेक्शन कमीशन उसकी जांच करेगा, न करे तो बात समझ में आती है। लेकिन उसी SIR को लेकर कभी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं, कभी आइटम बम फोड़ने की बात करते हैं, लेकिन एक सामान्य पटाखा भी नहीं फोड़ पाए। कह रहे हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव आपने चोरी कर लिया, और कहना ये चाह रहे हैं कि बिहार का भी आप चुनाव चोरी करने जा रहे हैं, क्योंकि तो ये क्या, इसको कहीं ना कहीं क्या ये चिपकाने की कोशिश है कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आप लोग उसका उल्लंघन कर रहे हैं, उसको बाईपास कर रहे हैं? देखिए, सच्चाई तो यह है कि बिहार के बारे में भी उन्होंने यही कहा था और उसी के लिए उन्होंने पदयात्रा भी निकाली थी जी। कि वहां पर चुनाव आयोग जो कार्रवाई कर रहा था, SIR का जो प्रोसेस चल रहा था, उसी पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया था। अब वहां कुछ मिला नहीं, एक भी उदाहरण वो प्रस्तुत नहीं कर पाए। अब जो चुनाव हो गए हैं, अब उनकी चर्चा उन्होंने करनी प्रारंभ कर दी। लंबे समय तक जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की जा सकती। डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। उन्होंने ये कहा है कि
रशिया और चाइना जो आज कर रहे हैं, इसको देखते हुए, इसको नजर रखते हुए हो सकता है अमेरिका भी ऐसा कुछ करने का प्रयास करे, कुछ करना चाहता है, करे। जी, भारत इसका क्या करेगा? क्या भारत भी कुछ न्यूक्लियर टेस्ट करेगा? ये सवाल है मेरा। भारत क्या करेगा ये तो भविष्य ही बतलाएगा, लेकिन जिसको जो करना है वो करे। हमें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। चाहे पाकिस्तान कर रहा है, चाहे अमेरिका कर रहा है, तो जिसको जो करना है कर रहा है। तो भारत यह मानकर चलिए कि भारत किसी भय के कारण अथवा किसी दबाव में कोई कदम नहीं उठाता है। जो भारत को भारत के इंटरेस्ट में उचित लगेगा वही कदम हम उठाएंगे। सही समय पे करेगा। सही समय पर सही कदम उठाएंगे। जी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं आपसे पहली बार बात कर रहा हूं। मुझे याद है 2024 में आपने कहा था ये भारत वो भारत नहीं है, घर में घुस कर मारेगा। आपने इतने जोरों से बोला था कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको उठाया। ये सच साबित करके दिखा दिया। जी, तो इसी पर मैं आ रहा था कि ये आपने सच साबित करके भी दिखाया ऑपरेशन इंदूर में। पर कुछ लोगों का मानना है कि बहुत जल्दी हाथ पीछे खींच लिए, इतनी जल्दी रुक क्यों गए? वो लोग चाहते थे कि थोड़ा और जोरों से पाकिस्तान को मैं इसे पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बराबर पाकिस्तान के डीएमओ की तरफ से टेलीफोन आ रहे थे। जी। उनके टेलीफोन आने के बाद तब यह हुआ। माने हम लोग युद्ध पिपासु नहीं हैं। जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बराबर चाहते हैं कि युद्ध हो, कन्फ्रंटेशन हो। भारत ऐसा नहीं चाहता है कभी। यदि बार बार उनकी तरफ से आग्रह हो रहा है कि नहीं, अब इसे स्थगित किया जाना चाहिए, बंद किया जाना चाहिए, तो उसके बाद जाकर ये तय किया कि हमको जो करना था वो हमने कर लिया। जी। अब उसके बाद इस युद्ध को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य अब नहीं है। आवश्यकता पड़ेगी फिर करेंगे। ये आप लोग बार बार बोल रहे हैं, इसका क्या अभी भी लगता है कि कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है कि उसको दोबारा करना पड़ेगा ऑपरेशन सिंदूर को? अब यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, क्या होगा कैसे होगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा समाप्त नहीं हुआ है, हाल फिलहाल ही स्थगित है। क्योंकि आपने और देखिए हम लोगों ने क्या सावधानी बरती। आतंकवादियों ने चोरी छुपे घुसकर भारत की सीमा के अंदर हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा। जी। हम लोगों ने टारगेट किया, जो टेररिस्ट सेंटर्स थे उन्हीं को टारगेट किया है पाकिस्तान में। आम जनता को हम लोगों ने नहीं मारा है। इतनी सावधानी बरतने वाले हमारी इस गवर्नमेंट के ऊपर भी कभी कभी लोग आरोप लगाते हैं कि ये मजहब के आधार पर भेदभाव करते हैं, जात के आधार पर भेदभाव करते हैं। अरे भारत तो एक ऐसा देश है जहां के ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया की किसी धरती से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके भारत देश की धरती से गया है। आपने ये बात बड़ी स्पष्टता से आज ही नहीं पहले भी कही है, आपकी सरकार ने भी कही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में और कोई नहीं था, सिर्फ उनके आग्रह से ये वॉर को रोका गया। किसी के दबाव में अथवा किसी के कहने पर ऑपरेशन सिंदूर स्थगित नहीं किया गया है। मैं दो टूक शब्दों में इसे स्पष्ट करना चाहता हूं। थोड़ा सा पाकिस्तान से हटकर अफगानिस्तान की ओर चलते हैं। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मुताकी जी हमारे यहाँ पे आए हुए थे। उसी बीच पर दोनों की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में झड़प भी हुई। पाकिस्तान ने काबुल में बमबाजी भी की। पाकिस्तान का ये कहना है कि इस सब के पीछे भारत का हाथ है, इशारा हमारी तरफ है। क्या कहेंगे? पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार आरोप। हम लोग कहीं भी किसी भी प्रकार के कन्फ्रंटेशन में विश्वास नहीं करते हैं। जी। हम तो पूरे विश्व में शांति चाहते हैं। हम इसी के पक्षधर हैं। हम किसी को यह उकसाएंगे नहीं कि उसके किसी के साथ संघर्ष किया जाए। हाँ, लेकिन हमें कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। हमारी नीति पूरी तरह से स्पष्ट है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान और के हम हाँ सर, किसी बैसाखी का सहारा लेकर हम अपने आत्मस्वाभिमान की रक्षा नहीं करते हैं। जी। हम स्वतः करते हैं, फैसले स्वतः लेते हैं और स्वतः जो कार्रवाई करनी होती है हम कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन हम विश्व में संघर्ष नहीं चाहते, ये हमारी मूल सोच है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो प्रॉब्लम जो चली आ रही है वो ड्यूरेंट लाइन को लेकर है। वो ड्यूरेंट लाइन को लेकर विवाद रहा है। मेरा सवाल आपसे सिंपल सा है, भारत का इसमें क्या मत है? जो भी मामले हैं आपस में सारे देशों को बैठकर सुलझाना चाहिए।
हम किसी देश के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। यदि दोनों देश सहमत हों कि नहीं हस्तक्षेप होना चाहिए, किसी को आकर जो है बातचीत का सिलसिला प्रारंभ करना चाहिए, उस समय सोचा जा सकता है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, इसमें हम लोग विश्वास नहीं करते। तो आपको वो उनका अंदरूनी आंतरिक मामला है, उन दोनों के बीच का मामला है, उसमें भारत का वो लोग तय करें। आज क्या एक समय में हम पाकिस्तान से लड़ते रहते थे, पाकिस्तान से हमारा प्रॉब्लम था, उसके बाद गलवान हुआ तो हमारा चाइना से भी थोड़ा तनावपूर्ण माहौल रहा, बना रहा, अब बांग्लादेश। तो क्या ये तीनों फ्रंट पर एक तरीके से अशांति का एक माहौल है, 3 फ्रंट हमारे लिए खुल गए, इसको हम कैसे डील करेंगे, इससे हम कैसे आगे निकलेंगे? अब जितनी भी समस्याएं आएंगी, जो भी चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे, भारत की वो अपनी क्षमता है कि सारी चैलेंजेस को मीट आउट कर सकती है, सारी चुनौतियों का सामना कर सकती है, उसका समाधान निकाल सकती है। लेकिन हम लोग शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम अशांति नहीं चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत कायर है। भारत के स्वाभिमान पर यदि कोई चोट पहुंचेगी, भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। पड़ोसी देशों में भी स्थिति सहज और सामान्य होनी चाहिए, यह हमारी सोच है। पड़ोसी देशों का जहां तक प्रश्न है, पड़ोसी देशों के साथ हम अपने अच्छे रिश्ते बनाकर चलना चाहते हैं। आजकल के दौर में एयर सुपीरियॉरिटी होना बहुत जरूरी है। जो भी अभी हाल और एयर सुपीरियॉरिटी अपनी दिखा भी दी हम लोगों ने। जी, बिल्कुल। उसी से सवाल, वहीं से मैं 2-3 सवाल उस पर पूछना चाह रहा था। हाल में MiG-21 को भी हमने फाइनली जो है रिटायर किया है। उसका रिप्लेसमेंट तेजस, उस पर हमारा भरोसा है। तो ये कहाँ पे है? क्या जी से जो बातचीत चल रही है वो ठीक समय पे वहां से उनसे बातचीत ठीक चल रही है, या कोई वहां डिले हो रहा है? कोई अल्टरनेटिव्स के बारे में हम सोच रहे हैं क्या? देखिए, जी का, सेफ्रॉन का, अन्य बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। कुछ स्टेप्स हम काफी आगे बढ़ चुके हैं जी। इस समय उसका मैं खुलासा यहां नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि यह मामला सीसीएस में जाकर ही यह तय होगा, इसलिए मैं उस पर नहीं बोलना चाहता हूं। हमारी कंसेप्ट की क्लैरिटी है इस मामले में कहां जा रहा है। लेकिन यह मानकर चलिए कि विद इन ए ईयर वह स्थिति बनने जा रही है कि हम इन सब सारे फाइटर प्लेन्स के इंजन भी भारत में ही बनाएंगे, भारत की धरती पर बनाएंगे और भारतवासियों के हाथों से बनेंगे। राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतना समय दिया, हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। देश भर में न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से आपको देखा जा रहा है। न्यूज 18 बिहार का सबसे बड़ा चैनल है, 80% शेयर है हमारा, वहां आपको देखा जा रहा है। आपको चुनाव के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत।